Hello students, class 9 is a video second of the chapter French Revolution. ग्रोइंग मिडिल क्लास, जो मध्यम वर्गीय लोग थे, यानी कि जो ज़्यादा ना अमीर होते हैं, जो बहुत गरीब नहीं होते हैं, उनको मध्यम वर्गीय बोलते हैं. ग्रोइंग मिडिल क्लास एनविसेजेज एंड एंड टू प्रिविलेजेज, किस तरीके से जो उनको विशेष अधिकार दिए गए थे उसका अंत हुआ. इन द पास्ट पीजेंट्स एंड वर्कर हैड पार्टिसिपेटेड इन रिवॉल्ट. तो हमने देखा पास्ट में जो पीजेंट्स थे और जो काम करने वाले श्रमिक थे, किसानों ने और श्रमिकों ने क्या किया, इस रिवॉल्ट में हिस्सा लिया अगेंस्ट द इंक्रीजिंग टैक्स, क्योंकि टैक्स बढ़ा दिए गए थे और इनकी जो वेजेस थी, जहाँ ये काम करते थे वहाँ पर उनकी वेजेस बढ़ी नहीं और फूड प्राइस जो थे वो ज़्यादा बढ़ गए थे. द फूड प्राइजेज रोज और इंक्रीज, टैक्स भी बढ़ा दिए गए. तो इस कारण से मजदूर वर्ग ने और किसान ने आंदोलन किया. बट दे लैक द मीन्स एंड प्रोग्राम टू कैरी, लेकिन उनमें क्या कमी पाई गई, मीन्स एंड प्रोग्राम जो थे उनके कार्यक्रम कैरी फुल स्केल मेजर पर नहीं अपना पाए. एंड दे वुड ब्रिंग अबाउट चेंज इन सोशल एंड, जो सामाजिक और आर्थिक बदलाव थे वो नहीं आ पाए. दिस वॉज लेफ्ट टू दोज ग्रुप विद इन द थर्ड स्टेट, और उन लोगों के साथ छोड़ दिया गया. लेफ्ट टू दोज ग्रुप विद इन द थर्ड स्टेट हु हैड बिकम प्रॉस्परस, जो समृद्धशाली थे, जो समृद्ध थे, उन लोगों ने इस ग्रुप को छोड़ दिया. एंड हैड एक्सेस टू एजुकेशन, और जो एजुकेशन की तरफ एक्सेस किए, बड़े और नए विचारों की ओर. अगर हम 18th सेंचुरी की बात करें, जो किस चीज़ का गवाह बना 18th सेंचुरी, इमरजेंस ऑफ सोशल ग्रुप, नए नए सामाजिक संगठन बने, सामाजिक संगठन के रूप में उभरे. टर्म द मिडिल क्लास, इसमें मध्यम वर्गीय लोग थे. हु अर्न देयर वेल्थ, जो संपत्ति अर्न करते थे. दो एंड एक्सपेंडिंग ओवरसीज ट्रेड, बाहर एक्सपेंड करके ओवरसीज में जाके व्यापार करके. एंड फ्रॉम द मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स, और वस्तुओं का निर्माण करके. सच एज वुलन, कपड़े हो गए, और सिल्क टेक्सटाइल. दे वेर आइदर एक्सपोर्ट, वो या तो उसको एक्सपोर्ट करते थे और ब्रॉड बाय द रिचेस्ट मेंबर ऑफ द सोसाइटी, या तो रिचेस्ट मेंबर ऑफ सोसाइटी के द्वारा ब्रॉड किए जाते थे. इन एडिशनल टू मर्चेंट, जो रिच मेंबर थे सोसाइटी के. एंड मैन्युफैक्चर, जो थर्ड स्टेट इंक्लूडेड, तो थर्ड स्टेट में बेसिकली हम देखते थे जो प्रोफेशंस था, सच है लॉयर जो थे वहाँ के, और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, प्रशासनिक अधिकारी जो थे. ऑल ऑफ दीज वर एजुकेटेड, वे सभी क्या थे, पढ़े लिखे थे. एंड बिलीव्ड, और ये यकीन करते थे कि दैट नो ग्रुप इन सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज, और उनका ये मानना था पढ़े लिखे वर्गों लोगों का कि किसी भी समाज के लोगों को जन्म से ही विशेष अधिकार नहीं मिलने चाहिए. यानी थर्ड स्टेट के लोगों का कहना भी सही था कि किसी भी व्यक्ति को या किसी भी समूह को, जो समाज बटा हुआ था, जन्म के आधार पर विशेष अधिकार नहीं मिलने चाहिए. रादर ए पर्सनल सोशल पोजीशन, और इसके बजाय एक पर्सन की जो सामाजिक पोजीशन है, स्तर है, मस्ट बी डिपेंड ऑन हिज मेरिट, वो उसकी गुणों के आधार पे होना चाहिए. दीज आइडिया इन्वेजिंग ए सोसाइटी, एक ऐसे समाज को इन्वेस्ट करना चाहते थे, इन्वेस्टिंग जिसमें स्वतंत्रता हो और कानून की नज़र में सब समान हो. एंड अपॉर्चुनिटी, और जिसमें सभी के लिए समान अवसर हो. पुट फॉरवर्ड बाय फिलासफर, और इस तरह के विचार कई सारे दार्शनिकों के द्वारा रखे गए थे. सच एज जॉन लॉकी ने भी इस तरह के विचार रखे कि सबको स्वतंत्रता मिले और फ्रीडम मिले और कानून की जगह सब समान हो. जॉन लॉकी के ऐसी दार्शनिकता के कारण जो जेन जॉकी रोसो था, उसने एक किताब लिखी, टू ट्रीटीज ऑफ द गवर्नमेंट. लॉकी sought to refute the doctrine of divine and absolute right. तो इस तरीके से जो लॉकी था, सो रिफ्यूट डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट. डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन थे, उसको एब्सोल्यूट राइट ठहराया गया. एंड मोनास रूसो कैरीड द आइडिया फॉरवर्ड, और इसी तरह से जो रूसो था, वो भी एक फिलोसफर था फ्रांस का, उसने क्या किया, आइडिया, अपने विचारों को आगे ले गए. एंड प्रोस्परिंग ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और इस तरह की सरकार के लिए पक्षधर थे. बेस्ड ऑन सोशल कॉन्टैक्ट, जो सोशल कॉन्टैक्ट पर आधारित हो बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव. सोशल कॉन्टैक्ट है उसका
प्रतिनिधि और जनता के बीच में एक कांटेक्ट हो, इस तरह की सरकार हो। इन द स्पिरिट ऑफ लॉ, और इसी तरह से एक बुक स्पिरिट ऑफ लॉ लिखी गई थी मॉन्टेस्क्यू के द्वारा, जिसमें यह प्रपोज किया गया डिवीजन ऑफ पावर, जो पावर है, शक्ति का विभाजन है, वो गवर्नमेंट और लेजिस्लेटिव के बीच में होना चाहिए। इसलिए उन्होंने स्पिरिट ऑफ लॉ लिखी, कानून की आत्मा, मॉन्टेस्क्यू ने लिखी थी, और सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो ने लिखी थी। एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, यानी कि स्पिरिट ऑफ लॉ में मॉन्टेस्क्यू का कथन था कि जो पावर है वो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल, तीन ऑर्गन होते हैं गवर्नमेंट के, उन तीनों पर इक्वली डिवाइड होनी चाहिए। द मॉडल ऑफ गवर्नमेंट जो था was put into force in USA after the 13 colonies, 13 कॉलोनी के बाद डिक्लेयर दियर इंडिपेंडेंस। ब्रिटेन से अलग हुआ था क्योंकि वो 13 कॉलोनियाँ, अमेरिका की 13 कॉलोनियाँ ब्रिटेन के अंडर थी, तो फ्रांस ने अमेरिका की 13 कॉलोनियों को फ्री कराने के लिए अमेरिका की मदद की थी। और द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, और इस तरह से जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन था वो इंडिविजुअल को एक राइट्स के लिए गारंटी देता था, अधिकार देता था। इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ पॉलिटिकल थिंकर, फ्रांस के पॉलिटिकल थिंकर को भी सोचने में मजबूर करता था कि किस तरह से अमेरिका ने अपने नागरिकों को कुछ राइट्स दिए हैं, गारंटी देता है। आइडिया ऑफ दिस फिलोसफर्स, जो इन फिलोसफर्स के आइडियाज थे वह डिस्कस इंटेंसिवली, इसको डिस्कस किए गए हैं इन सैलून्स एंड कॉफ़ी हाउस जो थे, एंड स्प्रेड अमंग पीपल। 2 बुक्स एंड न्यूज़पेपर, तो इस तरीके से वो क्या करने लगे, सैलून, बाल काटने वाली की दुकान में डिस्कस होने लगा, और कॉफ़ी हाउसेस में, स्प्रेड अमंग पीपल, और लोगों में किताबों के माध्यम से और अखबारों के माध्यम से जो दार्शनिकों के जो विचार थे उन पर चर्चा होने लगी हर जगह पर। दीज वेर फ्रिक्वेंटली रेड अबाउट इन ग्रुप, और फ्रिक्वेंटली इस तरह की न्यूज़ ग्रुप में पढ़ी जाती थी, फॉर द बेनिफिट ऑफ दोज हु कुड नॉट रीड। लेकिन ग्रुपों में भी इसका डिस्कस किया जाता था जो पढ़ लिख नहीं सकते थे। द न्यूज़ दैट लुई सिक्सटीन प्लान टू इम्पोज फर्दर टैक्स, ये खबर की जो लुई सिक्सटीन ने प्लान की थी आगे के टैक्स के लिए, एबल टू मीट द एक्सपेंस ऑफ स्टेट जनरेटेड, जिससे कि स्टेट के आगे एक्सपेंसेस चलते। इस तरह से गुस्सा बढ़ गया लोगों में, एंगर एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट सिस्टम ऑफ प्रिविलेजेस, जो जन्म के आधार पर विशेष प्रिविलेजेस थे उसके अगेंस्ट लोगों में जन आक्रोश फैल गया था। तो जिसका जो आउटब्रेक था रिवॉल्यूशंस का वो क्या पड़ा होगा, लुई सिक्सटीन हैड टू इंक्रीज टैक्स फॉर रीजन यू हैव लर्न इन द प्रीवियस सेक्शन। जो लुई सिक्सटीन ने क्या किया था, टैक्स बढ़ा दिए थे, ये हमने प्रीवियस सेक्शन में पढ़ा कि किस तरह से उसने अपने खजाने को भरने के लिए, खजाना उसका खाली था उस टाइम पे जब वो राजा बना, तो उसने अपने खजाने को भरने के लिए किस तरह के टैक्स बढ़ा दिए थे। हाउ डू यू थिंक, आप कैसे सोचते हैं कि ही कुड हैव गॉन अबाउट डूइंग दिस। इन फ्रांस में जो ओल्ड रेजाइम था, पुराना राजतंत्र, मोनार्च डिड नॉट हैव द पावर, जो राजतंत्र था, निरंकुश राजतंत्र, कोई अंकुश ही नहीं था उस पर, वो कैसे अपनी पावर के बेस हैव द पावर। ओल्ड रेजाइम में मोनार्च के पास ये सावत नहीं थी कि वो टैक्स लागू कर सके लोगों पर, अकॉर्डिंग टू विल अलोन, केवल अपनी इच्छा शक्ति के आधार पर। रादर ही हैज टू कॉल ए मीटिंग, इसके बदले उसको क्या करना पड़ता था, एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करनी पड़ती थी। यानी कि ये नहीं कि राजा को जब मन आए वो जनता पर अपनी मर्जी से कितने भी टैक्स लगा दे रहा है, ऐसा राजा अकेले नहीं कर सकता था, बल्कि उसे स्टेट जनरल की मीटिंग बुलानी होती थी, विच वुड देन पास हिज प्रपोजल फॉर न्यू टैक्स, और इस स्टेट जनरल में नए टैक्स का एक प्रपोजल, प्रस्ताव पास होता था। इसके बाद ही राजा क्या कर सकता था, कोई भी नए टैक्स जनता पर लगा सकता था। बिना स्टेट जनरल में के प्रपोजल पास होने हुए बिना राजा नए टैक्स नहीं लगा सकता था। स्टेट जनरल जो थी, अगर हम स्टेट जनरल की बात करें, जो स्टेट जनरल था वो क्या था, एक पॉलिटिकल बॉडी, राजनीतिक संगठन था या ग्रुप था, विच हैड 3 स्टेट, जिसमें स्टेट जनरल में तीनों ग्रुपों के, तीनों स्टेटों के लोग, प्रतिनिधि लोग चुन के आते थे, और तीनों ही स्टेट के लोगों को बराबर राइट थी। अब जब तीनों ही स्टेट को बराबर राइट है, ऐसा हो सकता था कि फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोग मिल जाए आपस में और दोनों के वोट एक हो जाए और थर्ड स्टेट के अगेंस्ट वो वोट कर दें, क्योंकि तीनों स्टेटों के जो वोटिंग राइट थे वो इक्वल थे।
तो इसी तरह से थर्ड स्टेट के लोग डरे हुए थे कि कहीं वो दोनों स्टेट के लोग आपस में एक होके थर्ड स्टेट के अगेंस्ट कोई ऐसा प्रपोजल, ऐसा टैक्स ना पास करते हैं जो उनके लिए चुकाना बहुत मुश्किल हो जाए। हाउएवर मोनार्च, जबकि तीनों स्टेट के जो पॉलिटिकल बॉडीज में प्रतिनिधि भेजे जाते थे अपने अपने स्टेटों से। हाउएवर द मोनार्च अलोन कुड डिसाइड, हालांकि जो मोनार्च था खुद ये डिसाइड कर सकता था कि मीटिंग हेल्ड करने के लिए, मीटिंग तो खुद हेल्ड कर सकता था। वो कॉल ए मीटिंग ऑफ दिस बॉडी, द लास्ट टाइम इट वाज डन, लास्ट टाइम 1614 में स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई गई थी। मतलब मीटिंग बुलाने का अधिकार जरूर था राजा के पास, लेकिन कोई भी टैक्स को लागू करने का अधिकार नहीं था बिना स्टेट जनरल के प्रपोजल के पास हुए बिना। ऑन मई 1789 में जो लुई 16 थे कॉल टुगेदर एन असेंबली, उन्होंने एक असेंबली ऑर्गेनाइज की, एक सभा बुलाई इन स्टेट जनरल की, क्योंकि वह नए टैक्सों के प्रस्ताव को पास करना चाहते थे। और जैसा कि हमने पढ़ा कि बिना स्टेट जनरल में प्रपोजल पास हुए बिना राजा नए टैक्स नहीं लगा सकता था। रिस्प्लेंडेड हॉल इन द वर्सेलीज, एक बड़ा हॉल था वर्सेलीज का, वॉज प्रिपेयर टू होस्ट द डेलीगेट, जहाँ पर कई प्रतिनिधि आए थे, डेलीगेट्स आए थे, तीनों स्टेटों के प्रतिनिधि वहाँ पर मौजूद थे। फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट ने अपने 300 रिप्रेजेंटेटिव ईच वहाँ भेजे थे, हु वर सीटेड इन रो फेसिंग, जो एक दूसरे की ओर मुंह करके बैठे हुए थे, ईच अदर ऑन टू साइड्स, एक दूसरे की ओर। वाइल द 600 मेंबर, जबकि थर्ड स्टेट के जो 600 मेंबर थे हैड टू स्टैंड, उन्हें उन दोनों स्टेटों के पीछे खड़े होना पड़ता था। तो कहने का अर्थ है कि फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट, इन दोनों स्टेट के लोगों को ही बैठने का अधिकार था, जो वहाँ पर मस्जिद से चेयर में बैठे थे, और बाकी लोग थर्ड स्टेट के लोग जो ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव थे वो लोग पीछे खड़े थे। थर्ड स्टेट वाज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स मोर प्रॉस्पर, और ऐसा माना जाता था कि थर्ड स्टेट के लोग जो थे उनका जो रिप्रेजेंटेटिव था, जो प्रतिनिधि थे, वो बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस, समृद्ध जो थे, एजुकेटेड मेंबर थे, वो लोग वहाँ आए थे। थर्ड स्टेट में भी पढ़े लिखे लोग थे और एजुकेटेड लोग थे और समृद्ध लोग थे। पीजेंट्स, इनमें जो किसान थे और जो आर्टिशियंस थे, और वुमेन जो थी, उनको असेंबली में आने से मना किया था, यानी कि उन्हें असेंबली में आने की परमिशन नहीं थी, डिनाई किया गया था उन्हें कि किसान और आर्टिशियंस और महिलाएं असेंबली में नहीं आती थी थर्ड स्टेट की। हाउएवर देयर ग्रीवनेंस एंड डिमांड, हालांकि जो उनके दुख थे, ग्रीवनेंस और जो उनकी मांगे थी, वो लिस्टेड लगभग 40,000 चिट्ठियों में लिखी गई थी, विच द रिप्रेजेंटेटिव, जो प्रतिनिधि अपने साथ लेके आए थे। तो इस तरीके से जो वोटिंग थी स्टेट जनरल में इन द पास्ट हैज बीन कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल दैट ईच स्टेट हैड, हर स्टेट जो के लोग थे इक्वल राइट थे, वन वोट था हर स्टेट का। दिस टाइम टू, इस समय भी जो लुई 16 थे वो डिटरमाइन टू कंटिन्यू द सेम प्रैक्टिस, यही प्रैक्टिस अपनाई गई। बट द मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट, लेकिन जो थर्ड स्टेट के जो मेंबर थे वो वोटिंग नाउ बी कंडक्टेड बाय द असेंबली एज होल, वेयर ईच मेंबर वुड हैव वन वोट। और किस चीज़ की डिमांड करने लगे थे, वोटिंग ना कंडक्टेड बाय द असेंबली, जो वन वोट कंडक्ट किया गया था असेंबली के द्वारा, होल विच ईच मेंबर वुड हैव वन वोट। दिस वॉज वन ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल वुड फॉरवर्ड बाय द फिलोसफर, एक डेमोक्रेटिक सिद्धांत था जो फिलोसफर के द्वारा रखा गया था। जस्ट लाइक रूसो ने अपनी बुक सोशल कॉन्टैक्ट में ये लिखा था, व्हेन द किंग रिजेक्टेड, लेकिन जब राजा ने रिजेक्ट कर दिया इस प्रस्ताव को, द मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट, तो थर्ड स्टेट के जो मेंबर थे उन्होंने असेंबली का बहिष्कार कर दिया, यानी उस सभा का बहिष्कार कर दिया। जो रिप्रेजेंटेटिव थे थर्ड स्टेट के, व्यूज देमसेल्फ स्पोक्समैन, वक्ता के रूप में अपने आप को पाया फॉर द होल फ्रेंच नेशन के लिए। ऑन 20 जून द असेंबली इन द हॉल ऑफ इंडोर टेनिस कोर्ट ऑफ ग्राउंड, 20 जून को एक सभा की गई जो इंडोर ग्राउंड में, इंडोर टेनिस कोर्ट में वर्सेलिज के वहाँ पर गठित हुई, जो इंडोर टेनिस कोर्ट था वर्सेलिज के मैदान में, वहाँ पर
दे डिक्लेयर देमसेल्फ नेशनल असेंबली एंड सोर नॉट इज, और ये कसम खाई कि टू डिस्पर्स टिल दे हैड ड्राफ्टेड ए जब तक वो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रांस का एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट नहीं कर लेंगे इट वुड लिमिट द पावर। और इस कॉन्स्टिट्यूशन में जो मोनार्च की पावर थी उसको क्या कर दी गई थी, लिमिट, यानी सीमित मात्रा में वो फ्रांस के राजा की पावर करना चाहते थे। दे वर लेड बाय ए मिराबियू एविशियस के द्वारा ऐसा किया गया। जो मिराबियू था, मिराबियू एक नोबेल फैमिली में पैदा हुआ था, वॉज कन्विंस्ड ऑफ नीड टू डू अवे विद द सोसाइटी ऑफ फ्यूडल प्रिविलेजेस के आधार पर वो इस तरह के डिमांड रख रहा था। ही बॉट आउट ए जनरल्स एंड डिलीवर्ड पावरफुल स्पीचेस, उसने क्राउड असेंबल जहाँ पर भीड़ इकट्ठा होती थी वर्सलीज में, वहाँ पर अपनी पावरफुल स्पीचेस दिया करता था। एबिस्यूज ऑर्डिनेट फ्रीस रोड एंड इन्फ्लुएंट पैम्पलेट कॉल व्हाट इज द थर्ड, उसने एक पैम्पलेट भी छापे थे इस तरीके से